इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि रिलेटेड है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। जो LIC एक्ट है वो एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, जो कि हमारे देश के अंदर जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, LIC है, उसको उसकी स्टैब्लिशमेंट और फंक्शनिंग से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन जो है वो बनाता है। यानी कि जो एक्ट है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे एप्लीकेबल है, और इस एक्ट के अंदर LIC के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको जो है वो शो किया गया है। ठीक है। और ये लार्जेस्ट, हमारे देश की जो लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उसको जो है वो रेगुलेट करता है। 1 सितंबर 1956 टू 45 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज्ड टू फॉर्म द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो 1956 में जब इस एक्ट को पास किया गया था, तो हमने 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज करके एक कंपनी जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन ऑफ डैश सेक्शन ऑफ LIC एक्ट 1956 प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज फॉर सम एश्योर्ड एंड बोनस डिक्लेयर्ड अंडर द LIC पॉलिसीज। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है। देखो, हमारा जो LIC एक्ट है उसका जो सेक्शन 37 है वो कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर गारंटी देता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की। यानी कि आप जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसके अंदर जो भी सम एश्योर्ड है, बोनसेस है, उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, जिससे आपको काफी सिक्योरिटी जो है वो मिल जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन ए सेक्शन 37 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद सेक्शन 37 ऑफ द LIC एक्ट प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज फॉर सम एश्योर्ड एंड बोनस डिक्लेयर्ड अंडर द LIC पॉलिसी। तो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर गारंटी प्रोवाइड करता है LIC पॉलिसीज की। ठीक है। तो ये जो गारंटी है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, वो किस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे एप्लीकेबल नहीं होती है। पहला है टर्म इंश्योरेंस प्लान, दूसरा है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, तीसरा है मनी बैक इंश्योरेंस प्लान, या फिर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, ये जो गवर्नमेंट की गारंटी है वो किस लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। अब एक एक करके इनका मतलब समझ लेते हैं। तो देखो, टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर जो हमारे यहाँ पर पॉलिसी होल्डर होता है, जो हमारे यहाँ पर पॉलिसी होल्डर होता है, उसको एक लिमिटेड टाइम तक जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चले, एक पर्सन था, उसने इंश्योरेंस करवाई और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि आपको ना हम 80 ईयर्स तक जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आप जब तक 80 साल के नहीं हो जाते हो तब तक हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और इस टाइम पीरियड के अंदर अगर बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट जो है वो पे कर दिया जाएगा। पर अगर आप 80 साल से एक भी दिन ज्यादा जी जाते हो तो हमारी जो पॉलिसी है वो एक्सपायर हो जाएगी और आपको कोई भी पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। यानी कि 80 साल तक ही हमें प्रोटेक्शन देंगे। तो ये हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान कहलाता है, और इसके अंदर मेच्योरिटी के वक्त आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है। उसके बाद एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, इसके अंदर क्या होता है कि आपको तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ प्रोटेक्शन तो मिलती है, साथ के साथ जब अगर पर्सन यहाँ पर जिंदा रह जाता है तो उसको मेच्योरिटी के वक्त भी एक लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि एक पर्सन है, एक उसने यहाँ पर इंश्योरेंस करवाई है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो 80 साल तक का टाइम पीरियड, यानी कि 80 साल में अगर इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। पर अगर ये 80 साल से एक भी दिन ऊपर जिया तो उसको जो भी इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो इसी को यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। यानी कि मेच्योरिटी के वक्त इसे की वैल्यू जो है वो रिसीव होगी। उसके बाद है मनी बैक इंश्योरेंस प्लान। मनी बैक इंश्योरेंस प्लान के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ अमाउंट जो है वो मिलता रहता है। यानी कि मेच्योरिटी के ऊपर तो आपको मिलेगा ही अमाउंट, साथ के साथ जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे कि 5 साल में आपको पैसा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। उसके बाद यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर देखो आपको दो बेनिफिट मिल जाते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट, दूसरा इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि आप इसके लिए जितना भी प्रीमियम जो है वो पे करते हो, जितना भी यहाँ पर प्रीमियम पे करते हो उसका दो हिस्से कर दिए जाते हैं। एक हिस्सा जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर और एक हिस्सा जाता है सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, यानी कि उनको सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट जो है वो कर दिया जाता है। ओके, तो ये जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं इसके ऊपर जो सेक्शन 37 है वो एप्लीकेबल नहीं होता और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी गारंटी नहीं देती है। उसके बाद देखो, विच ऑफ दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट का? नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको हमने नेशनलाइज कर दिया है। प्रमोशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस की प्रमोशन करनी। पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, तो ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट पास इन 1972 टू नेशनलाइज ऑल। तो देखो यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज एक्ट जो 1972 के अंदर पास किया गया था, तो इसे किसे नेशनलाइज करने के लिए पास किया गया था? पहला है पब्लिक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, पब्लिक जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज करने के लिए, या फिर प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 22 नवंबर 1972 अंडर। देखो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश के अंदर जनरल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इसको 1972 में जो एस्टैब्लिश किया गया था, तो किसके अंडर एस्टैब्लिश किया गया था? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, या फिर द इंश्योरेंस एक्ट 1938, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। ये जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसको किस एक्ट के अंदर जो एस्टैब्लिश किया गया था? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, द इंश्योरेंस एक्ट 1938, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंपनीज एक्ट 1956 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट every insurer is required to obtain a certificate of registration and registration should be renewed annually। तो देखो इसमें से कौन सा हमारा एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ता है इंश्योरेंस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, और उस रजिस्ट्रेशन को उन्हें एनुअली रिन्यू भी करवाना पड़ता है। द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, या फिर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928, या फिर द इंश्योरेंस एक्ट 1938, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 इंक्लूड्स। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि यहाँ पर हमारा जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसके अंदर इंक्लूड किया गया था? पहला है अकाउंट्स एंड ऑडिट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर ऑल ऑफ द। तो कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को इंश्योरेंस एक्ट 1938 में इंक्लूड किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो हम अकाउंट्स हैं, अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे, ऑडिटिंग कैसे की जाएगी, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की पावर किसके पास है, तो इनके रिगार्डिंग जो है वो प्रोविजंस गिवन है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर।